हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उससे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एनटीए यूजीसी नेट का रिसर्च का जो मास्टर वीडियो ये करवा रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रीवियस में, करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पार्ट टू है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट प्लेलिस्ट पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स। शोध के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है। तो देखिए, पहला है प्रयोगात्मक दृश्य घटना शोध, निजातीय शोध, कार्योत्तर शोध या क्रियात्मक शोध। तो नीचे इसका विकल्प दिया हुआ है जैसे कि ए बी सी। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा सी होगा, यानी बी सी और ई जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बी सी और ई यानी शोध के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर। तो जो शोध का पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम है उसमें हम लोग दृश्य घटना शोध, निजातीय शोध और क्रियात्मक शोध, ओके, निजातीय, क्रियात्मक और दृश्य घटना शोध पर क्या हुआ, बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है। प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक सर्वेक्षण या निर्वचनात्मक शोध। तो फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध किस प्रकार के शोध में। तो प्रयोगात्मक शोध में क्या होता है, परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है प्रयोगात्मक शोधों का। हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है। तो यहाँ देखिए, आपको बोल रहा है हस्तक्षेप आधारित, ठीक है, क्रियात्मक शोध। तो इसमें बोल रहा है योजना पहले होगा, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। बी में है प्रेक्षण, योजना, क्रियान्वित और चिंतन मनन। सी में चिंतन मनन, योजना, क्रियान्वित और प्रेक्षण। डी में है प्रेक्षण, क्रियान्वित, चिंतन मनन और योजना। तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो देखिए इसका जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी पहले योजना। जब हम हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया कर रहे हैं तो मैं हम लोग पहले कौन सा क्रम आएगा, जब हम हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध करेंगे तो सबसे पहले योजना बनाएंगे, फिर उस पर क्रियान्वित करेंगे, फिर उसका प्रेक्षण करेंगे और फिर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। यानी इसमें चिंतन मनन क्या होगा, सबसे अंत में होगा। नेक्स्ट है, किसी शोध में परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि, दोनों अल्फा और बीटा त्रुटि, ना तो अल्फा ना तो बीटा। क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका होगा अल्फा त्रुटि ए। यानी जब किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षण का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की, अगर निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो वो अल्फा त्रुटि होगा। क्या होगा, अल्फा त्रुटि। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तम शोध प्राकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए, यानी गुड रिसर्च हाइपोथेसिस पूछ रहा है आपको। पहला है इंद्रियानुभविक परीक्षण योग्य, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता, प्रतिपादित संबंधों की सत्यभाषिता, शोधकर्ता के स्रोतों के संदर्भ में पहुंच या इनकी अटकायता की सीमा, यानी एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्या होगा, यहाँ जैसे दिया हुआ है देखिए, ए में दिया है बी ऑप्शन, आप देख लो पहले, सी डी। तो इसका जो होगा डी होगा, यानी ए बी और सी होगा। ठीक है, यानी ए बी और सी होगा। यानी बोल रहा है कि उत्तम यानी शोध परिकल्पना के गुण क्या होगा, पहला तो होगा
इंद्रियानुभविक परीक्षण योग यानी टेस्ट, फिर चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता भी होनी चाहिए और प्रतिपादित संबंधों की सत्यभाषिता। ठीक है। एक इंद्रियानुभविक शोध के तहत शोधकर्ता प्रदत्त विश्लेषण हेतु अपरामितिक परीक्षण का अनुप्रयोग करता है। देखिए आप क्वेश्चन समझना। ठीक है, अपरामितिक परीक्षण का अनुप्रयोग कर रहा है और यह पाता है कि अंकगणितीय सांख्यिकी का मान 0.05 स्तर पर सार्थक है। क्या है? सार्थक है, मतलब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्या होगा? सिग्निफिकेंट है। इसके बाद उसे किस तरह का निर्णय इस आधार पर करना चाहिए? तो किस प्रकार का निर्णय करेगा वो? नकारात्मक शून्य परिकल्पना का परिहार यानी रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, विकल्पनात्मक परिकल्पना H1 को स्वीकार करना, विकल्पनात्मक परिकल्पना यानी H1 का परिहार मतलब त्यागना। तो देखिए इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? A और C, है ना। यानी A और C यानी आपका A होगा और C होगा। ये जब भी सिग्निफिकेंट आए, आप इंग्लिश भी देख लिया करो, उसका वहाँ पे सार्थक दिया है, बहुत बार महत्व देता है तो अलग अलग देता है। इससे इंग्लिश में एक ही टर्म वो यूज़ करता है सिग्निफिकेंट। जब आपके रिसर्च में सिग्निफिकेंट आए और बता रहा है आपको 10 पॉइंट भी मान भी दे दिया है, तो उस टाइम आपका क्या होगा? जब आप रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, तब आप क्या करोगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे एंड एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और एक्सेप्ट करोगे किसको? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना यानी नकारात्मक शून्य परिकल्पना को नकारना है एंड विकल्पनात्मक परिकल्पना को स्वीकार करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपका इस तरह से पूछ रहा है तब। नेक्स्ट देखिए, एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट सांख्यिकी को स्पष्ट सार्थक घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय तर्कसंगत माना जाएगा? एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट सांख्यिकी की स्पष्टता को सार्थक घोषित किया जा रहा है। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ पार्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स इन द रिसर्च situation in evidently declare to significant, which of the following decision will be considered tenable? तो मैंने अभी ही आपसे कहा कि सिग्निफिकेंट पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है और हिंदी में भी यहाँ पे आपको सार्थक वर्ड यूज़ किया है। तो क्या होगा? शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है, शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। 5 में बोला परिकल्पना के साथ वैकल्पिक परिकल्पना भी स्वीकार की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर 1 और 2 होगा। अभी मैंने बताया था शून्य परिकल्पना को अस्वीकार की जाएगी और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार की जाएगी। ठीक है, डेटा विश्लेषण के चरण में जिसमें एक शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक तकनीकी का उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ किसका किया गया? मात्रात्मक। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव तकनीक का किया गया। साक्ष्य शून्य परिकल्पना HO की अस्वीकृति का अधिकार देता है। यानी आपका यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो शून्य पर नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया? अस्वीकृत कर दिया गया है। शोधकर्ता का निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय उचित होगा? तो शून्य परिकल्पना H को खारिज करना और भी ठोस शोध परिकल्पना करना, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना और मूल शोध परिकल्पना को स्वीकार करना, यानी रिजेक्टिंग द null hypothesis and accepting the substantial research hypothesis, यानी इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर होगा, है ना। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन, तो ये देखिए नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो आपका ये कन्फ्यूज़न आई थिंक दूर हो गया होगा कि आप कब किसको रिजेक्ट करोगे। बारंबारताओं के रूप में
अवलोकन उपलब्ध होने पर निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकी यानी डाटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। प्राचालिक टी परीक्षण, अप्राचालिक यू परीक्षण, अप्राचालिक ची स्क्वायर परीक्षण या प्राचालिक सहसंबंध टी परीक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी होगा। अप्राचालिक ची स्क्वायर परीक्षण यानी एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जब पूछ रहा है जिसके बारे में, बारंबारता के रूप में अवलोकन उपलब्ध होने पर प्राचालिक ची स्क्वायर परीक्षण तकनीक डाटा विश्लेषण के लिए क्या होगी, उपयुक्त होगी, नॉन पैरामेट्रिक जिसको बोलते हैं। ठीक है। अज्ञात वैधता के साथ एक अस्थायी प्रस्ताव जो दो या अधिक चर के बीच संबंध को निर्दिष्ट करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा, अनुसंधान समस्या, अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान डिज़ाइन या अनुसंधान परिकल्पना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसंधान परिकल्पना। अगर अज्ञात वैधता के साथ आप एक अस्थायी प्रस्ताव जो दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध को निर्दिष्ट करता है तो अनुसंधान परिकल्पना होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। तो प्रयोगात्मक और कार्योत्तर एक्स पोस्ट फैक्टो, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध, उसके बाद है दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांत परक शोध, और व्यक्तिक अध्ययन शोध। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध विधि जो है प्रकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देता है। देखिए जब हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रहा है और जनरलाइजेशन के बारे में बात होता है, ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है। परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण क्या होगा, क्वांटिटेटिव होता है। तो जो क्वांटिटेटिव होगा वही होगा। तो यहाँ देखिए प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध, ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन आपका हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होगा यानी गुणात्मक होगा। दृश्य घटना भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गुणात्मक होगा। ये क्या होगा, मात्रात्मक होगा, क्योंकि ये परिकल्पना भी मात्रात्मक है, इसीलिए ये भी मात्रात्मक हो जाएगा। कौन सी अच्छी परिकल्पना की विशेषता है, नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नहीं है, तो हम लोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो नहीं है। एक अच्छी परिकल्पना सरल, विशिष्ट और सुसंगत होती है। एक अच्छी परिकल्पना का अनुभवजन्य परीक्षण किया जाना चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना परिधि द्वारा सीमित नहीं है। एक अच्छी परिकल्पना वैचारिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी एक अच्छी परिकल्पना परिधि द्वारा सीमित नहीं है। तो ये बोल रहा है एक कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है एग्जैक्टली। विशेषता में क्या होगा, एक अच्छी परिकल्पना सरल, विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। अच्छी परिकल्पना अनुभवजन परीक्षण किया जाना चाहिए एंड अच्छी परिकल्पना वैचारिक रूप से भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो सी जो है वो नहीं होगा। सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा शोधार्थी पाता है कि टी का मान महत्वपूर्ण है और इस परिकल्पना के आधार पर कौन सा निर्णय उचित है। तो टी का मान अगर बोल रहा है कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप गौर करो, तो शून्य परिकल्पना नकारी जानी चाहिए, शोध परिकल्पना स्वीकार की जानी चाहिए। तो ऑप्शन आप देख सक रहे हो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका देखिए आप ए में दिया 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 3 and 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही है, महत्व का बात हो रहा है, सिग्निफिकेंट का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ए में देखिए 1 और 2 ओनली है, 1 and 2 ओनली, यानी सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा जब शोधार्थी पाता है कि टी का मान महत्वपूर्ण है यानी सिग्निफिकेंट है, तो इस परिकल्पना के आधार पर वो क्या लेगा, शून्य परिकल्पना को नकारेगा और शोध परिकल्पना को स्वीकार करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता, लचीलापन पाई जाती है। तो नजातीय और घटनावृत्तिक अध्ययन, वर्णनात्मक सर्वेक्षण या प्रभाव अध्ययन, प्रयोगात्मक एवं प्रेक्षण आधारित अध्ययन, कार्योत्तर एवं ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी
किस शोध में नजातीय और घटनावृत्तिक अध्ययन में होगा, यह प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता लचीलापन पाया जाएगा निजातीय और घटनावृत्ति अध्ययन में, क्योंकि बाकी जो है ना ये गुणात्मक में आता है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण तथा प्रभाव, प्रयोगात्मक, कार्योत्तर, ऐतिहासिक, ये सब गुणात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग किन किन चरणों में होता है। संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण, शोध प्रबंध लिखना, संदर्भों को सूचीबद्ध करना। तो देखिए इसका आंसर 1, 3 एंड 5 होगा। यानी अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग किन किन चरणों में होगा। पहला संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण के लिए होगा, प्रदत्त विश्लेषण के लिए होगा, ठीक है, और संदर्भों को सूचीबद्ध करना। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णन किया जाएगा। तकनीकी चूक, नैतिक चूक, शैक्षणिक अनभिज्ञता, शोध को अद्यतन करने की क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, शोध को अद्यतन करने की अक्षमता। ठीक है। यदि डेटा दर्ज करने के लिए तकनीकी मीडिया का उपयोग किया गया तो निम्नलिखित में से क्या इसके व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रतिलेखन, संरचनात्मक समीकरण, उसके बाद है अनुक्रमित विश्लेषण, नमूना लेना। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी यदि डेटा दर्ज करने के लिए तकनीकी मीडिया का उपयोग किया गया है तो प्रतिलेखन, मॉडलिंग, प्रतिलेखन इसके व्याख्या के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा फ्रेंड्स तो आप ज़रूर देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स ये पार्ट 1 और 2 ये जो 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं रिसर्च के, और ये प्रीवियस ईयर से ही लिए हुए हैं मैंने। बहुत सारे, कम से कम अभी से 2004 से लेकर 19 तक के सारे रिसर्च के ही क्वेश्चंस में जो मुझे क्वेश्चंस लगा कि जिस क्वेश्चंस को यूजीसी नेट आपको पूछता है और जहां आपको प्रॉब्लम होता है उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवाई हूँ। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक कर देना और आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाके ज़रूर वॉच करें फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं यूजीसी नेट सीटेट का प्रिपरेशन कराती हूँ, आप एक बार जाके ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।